तो हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के मैराथन क्लास की, यानी साइंस का मैराथन क्लास इस वीडियो में देंगे। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपके नंबर बहुत ही अच्छे आएंगे, क्योंकि ये 25 नंबर का पेपर होता है और इसमें 12 नंबर लाने होते हैं, तो आराम से आपके आ जाएंगे यदि आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दैनिक जीवन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी साइंस यहाँ पर देखेंगे तो विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। बी प्लस ज्ञान, बी का अर्थ हो विशेष और ज्ञान का अर्थ है ज्ञान, यानी विशेष ज्ञान को हम लोग विज्ञान कहते हैं। किसी भी वस्तु के बारे में विशेष जानकारी रखना भी विज्ञान कहलाता है। तो चाहे आप ये परिभाषा दे सकते हैं, चाहे आप ये वाली परिभाषा दे सकते हैं, या सुव्यवस्थित क्रमबद्ध विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ये भी आप लोग जो है दे सकते हैं। तीन तीन परिभाषा हमने आपको बताई। अब हम लोग देखेंगे खोज, आविष्कारक और उनके वैज्ञानिकों के नाम। जैसे विद्युत बल्ब की खोज किसने की थी? थॉमस एल्वा एडिसन ने। ये अमेरिका के रहने वाले थे। बल्ब होता है जो इसमें जो है दिखाया गया है, ये फिलामेंट लगा होता है जिसको आप लोग तंतु कहते हैं, और इसके अंदर नाइट्रोजन आर्गन जैसी अक्रिय गैसें भरी होती हैं। अगला देखते हैं दूरबीन की खोज किसने किया था? तो दूरबीन की खोज किया था गैलीलियो ने। किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। रेडियो की खोज किसने किया? तो जे मार्कोनी ने किया था। टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने किया था। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे जड़त्व का नियम सबसे पहले किसने दिया? गैलीलियो ने दिया। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? न्यूटन जी ने दिया। परमाणु की खोज किसने की? ऑटो हॉर्न ने। परमाणु की खोज ऑटो हॉर्न। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन। गति के तीनों नियम न्यूटन ने। गति का पहला नियम ही जड़त्व का नियम होता है। जड़त्व का नियम किसने दिया? गैलीलियो ने। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने। परमाणु की खोज ऑटो हॉर्न ने। यहीं पर खोज करेंगे फाउंटेन पेन की खोज वाटरमैन। फाउंटेन पेन की खोज वाटरमैन। डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल। ग्रामोफोन की खोज एडिसन। ग्रामोफोन की खोज एडिसन। डायनमो की खोज माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने डायनमो की खोज की। प्लावन का सिद्धांत आर्मडीज। आर्मडीज ने प्लावन का सिद्धांत दिया। तैरने का नियम। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी यानी तकनीकी, ग्रीक भाषा के टेक्निक्स सबसे टेक्नोलॉजी बना है, जिसका अर्थ है कला। किसी वस्तु के जानकारी व प्रयोग आदि के लिए जो कला होती है उसे ही तकनीकी कहते हैं। किसी वस्तु के लिए जानकारी व प्रयोग आदि के लिए जो कला होती है उसको हम लोग तकनीकी कहते हैं। तकनीकी कौशल एवं दक्षता को प्रदर्शित करती है कि कितनी जल्दी से वो काम हो जाएगा आसान तरीके से। आधुनिक समाज पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का प्रभाव। आधुनिक युग विज्ञान का युग कहा जाता है। मॉडर्न जो पीरियड है वो साइंस का पीरियड कहा जाता है। नंबर एक, कृषि क्षेत्र हो, चाहे भवन निर्माण क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे रक्षा एवं परमाणु के क्षेत्र हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन, और चाहे दूर संचार का हो, सब में विज्ञान का बहुत प्रयोग है। दैनिक जीवन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, यहाँ पे परिवहन में देखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन में मनुष्य एवं वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया परिवहन कहलाती है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से परिवहन में कई आविष्कार हुए, जैसे बस, ट्रक, कार, रेलगाड़ी, वायुयान आदि। सड़क परिवहन बस, ट्रक, कार आदि चलते हैं। जल परिवहन में पानी वाली जहाज, नाव। रेल परिवहन में रेलगाड़ी, ट्रेन। वायु परिवहन में वायुयान। तो ये सब विज्ञान की ही खोज है। संचार में देखते हैं, कम्युनिकेशन में संचार का अर्थ है सूचना या संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। संचार के आधुनिक माध्यम से हम कोई सूचना आसानी से व कम समय में प्राप्त कर सकते हैं। कुछ दूर संचार के उदाहरण टेलीविजन, रेडियो, मोबाइल, ईमेल आदि। चिकित्सा, इस क्षेत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वरदान साबित हुआ है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी इसके द्वारा जो पोलियो, चेचक आदि के टीके की खोज हुई। चेचक की टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने किया। ठीक, जिससे बीमारियां कम हो गई। विज्ञान से ही मनुष्य के आंतरिक अंगों की जानकारी के लिए एक्सरे मशीन की खोज की गई। मनोरंजन, मनोरंजन में भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी की देन है, जो हम आसानी से इसका उपयोग कर पाते हैं, जैसे सिनेमा, टीवी, मोबाइल आदि चला पाते हैं। उद्योग के क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का योगदान। तो उद्योग के क्षेत्र में विज्ञान ने बहुत संसाधन दिए हैं, जिससे प्रोडक्शन कम समय व अधिक मात्रा में हो जाता है। वस्त्र उद्योग, स्टील उद्योग आदि विकास। कृषि के क्षेत्र में भारत एक कृषि प्रधान देश है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से कृषि क्षेत्र में यंत्र व उर्वरकों, कीटनाशक दवाओं आदि का प्रयोग होने लगा, जिससे फसलों का उत्पादन कई गुना बढ़ गया है। जैसे ट्रैक्टर
कीटनाशक दवा व उर्वरक हार्वेस्टर। विश्व में हरित क्रांति के जनक विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं नॉर्मन ई बोरलॉग। हरित क्रांति के विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन। राष्ट्रीय सुरक्षा, तो आप लोग देखिए एम एस स्वामीनाथन तो आपको याद ही होगा, आप लोग ये याद कर लीजिए विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक, नॉर्मन ई बोरलॉग। राष्ट्रीय सुरक्षा एवं युद्ध के क्षेत्र में योगदान, इस क्षेत्र में भी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से विकास हुआ। अब युद्ध क्षेत्र में मिसाइल, बंदूकों, तोपों आदि का प्रयोग होने लगा, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा में वृद्धि हुई है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से हानि भी हुई है, इससे लॉस भी हुआ है। इससे वायु प्रदूषण बढ़ा है। उद्योग के क्षेत्र से कचरा नदियों में जाते हैं, जिससे नदियां प्रदूषित हो जाती हैं। कृषि क्षेत्र में कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से बीमारियां बढ़ गई। अधिक मशीनों के उपयोग से आदमियों की जरूरत कम हो गई, जिससे रोजगार पर असर पड़ा है। बेरोजगारी बढ़ी। आधुनिक ईंधन, बायोगैस, एलपीजी, सीएनजी आदि आधुनिक ईंधन के श्रेणी में आते हैं। बायोगैस, जंतु एवं पादप के अपशिष्ट पदार्थ का अपघटन होता तब बायोगैस उत्पन्न होती है। जंतु एवं पादप के अपशिष्ट पदार्थ का अपघटन होता है तब बायोगैस उत्पन्न होती है। मीथेन गैस जैसे अपशिष्ट पदार्थ प्लस जल अपघटन बायोगैस। जैसे गोबर गोबर और कूड़ा कचरा एक जगह डालते हैं तो उससे जो पास बनती है और उसमें अपघटन के पश्चात बनती है, उसमें से मीथेन गैस निकलती है। हाइड्रोजन अमोनिया भी इसी प्रकार। बायोगैस का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो एक तो खाना पकाने में, दूसरा हम लोग लाइट के लिए, प्रकाश के लिए पहले करते थे ईंधन के रूप में, और खाना पकाने के रूप में भी। एलपीजी गैस द्रवित पेट्रोलियम गैस है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसका फुल फॉर्म है। इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन की मात्रा होती है। ब्यूटेन व प्रोपेन गैस को उच्च दाब पर द्रवित रूप में बदलकर सिलेंडर में रखते हैं, जिसका प्रयोग ईंधन के रूप में करते हैं। और इसमें सुगंध मतलब दुर्गंध के लिए इथाइल मरकैप्टन का प्रयोग किया जाता है। सीएनजी गैस संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित करते हैं, जिसे सीएनजी कहते हैं। इसमें कौन कौन से अवयव होते हैं, मीथेन, एथेन, प्रोपेन। अनुकूलन, जब एडाप्टेशन, जब कोई जीव जंतु वातावरण के अनुसार ढलता है तो वह अनुकूलन कहलाता है। जब किसी जीव का रंग, रूप, बनावट आज वातावरण के अनुसार बदल जाए, आज के वातावरण के अनुसार, तो वह अनुकूलन कहलाता है। यानी गर्मियों में अलग तरीके से ढल जाए, सर्दियों में अलग तरीके से, बरसात में अलग तरीके से। जैसे जलीय अनुकूलन, पानी में रहने का एडाप्टेशन, वायवीय अनुकूलन, स्थलीय अनुकूलन, मरुस्थलीय अनुकूलन, सब जगह का अलग अलग होता है। दाब तथा वैज्ञानिक यंत्र, प्रेशर एंड साइंटिफिक और जो इंस्ट्रूमेंट। दाब, किसी सतह पर लगने वाला दाब उसके एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल के बराबर होता है। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, एफ बटे न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा, बल का न्यूटन और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। दाब का एमकेएस मात्रक न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर होता है। और सीजीएस मात्रक डाइन बटे सेंटीमीटर और स्क्वायर होता है। 1 पास्कल में 1 न्यूटन बटे 1 मीटर स्क्वायर होगा। 1 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल वाले सतह पर 1 न्यूटन का बल लगाते हैं तो उसे 1 पास्कल कहा जाता है। दाब एक अदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है। ध्यान देंगे, दाब, प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी बट फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पृथ्वी की सतह पर एकांक क्षेत्रफल पर वायु अथवा गैसों के कारण लगने वाले दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब घटता है, ऊपर से नीचे आने पर वायुमंडलीय दाब बढ़ता है। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक बार होता है। एक बार में होता है 10⁵ पास्कल। देखिए जैसे जैसे आप पृथ्वी से ऊपर जाएंगे दबाव कम पड़ेगा, जिससे नाक से ब्लड भी आ जाएगा, पेन की स्याही बैक हो जाएगी। ठीक, भोजन देर से पकेगा। दाब मापी या बैरोमीटर, वायुमंडलीय दाब को जिस यंत्र से मापते हैं उसे बैरोमीटर कहा जाता है। वायु दाब की सबसे पहली माप 1643 ईस्वी में टॉर्सेली ने किया था। तो बैरोमीटर की खोज भी किसने किया, टॉर्सेली ने, 1643 ईस्वी में। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक से नीचे गिर जाए तब आंधी आने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। साइकिल पंप की संरचना, साइकिल पंप की संरचना एक बेलन के आकार की होती है। इसमें एक हत्था लगा होता है और पिस्टन, नली व वाल्व लगे होते हैं। यह वायुमंडलीय दाब पर कार्य करता है, जिससे हम लोग साइकिल में हवा भरते हैं। कैसा होता है, बेलन के आकार का होता है, इसमें एक हत्था ऊपर लगा होता है, पिस्टन, नली जिससे हम दबाते हैं, और वाल्व लगा होता है। वाल्व जब खराब हो जाता है
तब हवा नहीं अंदर जाती। बैरोमीटर के प्रकार, बैरोमीटर दो प्रकार का होता है, फोर्टीन बैरोमीटर, निर्द्रव बैरोमीटर। फोर्टीन बैरोमीटर या साधारण बैरोमीटर का सुधार हुआ रूप है, जिसमें पारा से भरी हुई कांच की नली होती है, जिसमें नीचे की ओर पेच लगी होती है, जिसमें वर्नियर पैमाना बना होता है जो पाठ्यांक को दर्शाता है। निद्रव दाबमापी या घड़ी नुमा एक यंत्र है, अन्य वायु दाबमापी यंत्रों से अधिक सुगमता से कार्य करता है, धातु का बना होता है, इसकी सतह लचकदार होती है। द्रव में दाब, द्रव के अणुओं द्वारा बर्तन की दीवारों पर प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला द्रव का दाब कहलाता है। द्रव के दाब का मात्रक पास्कल होता है। P बराबर रो जी एच, यहाँ पे P नहीं रो जी एच बना है, जहाँ रो P दाब है, रो द्रव का घनत्व है, और G ये गुरुत्वीय त्वरण है 9.8 होता है जो, और H है गहराई। द्रव दाब निर्भर करता है द्रव के घनत्व पर यानी रो पर, और द्रव की गहराई यानी H पर, और गुरुत्वीय त्वरण पर स्मॉल g पर। ठीक, अब तीनों पर इसका राइट आंसर होगा। द्रव दाब के नियम, स्थिर द्रव में एक क्षैतिज तल के सभी बिंदुओं पर द्रव का दाब समान होता है। स्थिर द्रव में किसी एक बिंदु पर प्रत्येक दिशा में द्रव का दाब समान होता है। द्रव का दाब उसके घनत्व पर निर्भर करता है। द्रव का दाब किसी बिंदु पर उसके गहराई पर निर्भर करता है, जैसा कि अभी हमने फार्मूले में बताया रो जी एच। घनत्व, किसी पदार्थ के एकांक आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व का मात्रक क्या होगा, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, तो किलोग्राम बटे मीटर क्यूब। द्रव्यमान क्या होता है, किसी पदार्थ में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। आयतन, किसी पदार्थ द्वारा जो स्थान घेरा जाता है उसको हम लोग आयतन कहते हैं। आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। आयतन एक अदिश राशि है। स्मॉल जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सवाल एक है क्वेश्चन, 40 मीटर गहरे समुद्र तल पर द्रव का दाब क्या होगा। तो देखेंगे यहाँ पे गहराई कितनी दी है, 40 मीटर। ठीक है, और ये घनत्व कितना ये होता है, इसको याद कर लीजिए। जल का घनत्व 10 की घात 3 किलोग्राम बटे मीटर क्यूब, यानी 1000 किलोग्राम बटे मीटर क्यूब यहाँ पे होगा। और जी का मान सबको पता है, बस फार्मूले में रखना है। तो पी बराबर क्या होगा, रो जी एच। तो रो का मान कितना है, 10 की घात 3, और जी का मान है 10, और एच का मान है 40। तो कितना आ जाएगा, 4 गुणे 10 की घात 1 0 2 0 3, ये 3 2 5, 4 गुणे 10 की घात 5 आ जाएगा दाब। 4 गुणे 10 की घात 5, यहाँ पे देखो आ गया है 4 गुणे 10 की घात 5 पास्कल। 60 मीटर गहरे समुद्र तल पर द्रव का भार क्या होगा, सेम क्वेश्चन। इसको हटा दो इधर से, चाहे इसको रखो, तो इसको रखोगे तो 6.06 10 की घात 5 आएगा, या फिर यहाँ पे अगर इसको हटा दोगे तो 10 की घात 5 या 6 के करीब हम लोग ले सकते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पे इसी प्रकार 80 मीटर में भी 8.08 लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या कारण है कि हीलियम गैस से भरा गुब्बारा ऊपर की ओर उड़ता है। हीलियम गैस का घनत्व कम होता है, जिसके कारण वह ऊपर उठने लगता है। समझ गए, हीलियम गैस का घनत्व कम होता है, डेंसिटी कम होती है, जिसके कारण वह ऊपर की ओर उठने लगता है। उत्प्लावन बल क्या होता है, जब कोई वस्तु द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डूबी होती है तब उस पर ऊपर की ओर बल लगता है, जिसे हम लोग उत्प्लावन बल कहते हैं। उत्प्लावन बल वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। उत्प्लावन बल क्या होता है, वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। आर्मडीज का सिद्धांत यही था। इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई वस्तु द्रव पूर्ण या पूर्ण रूप से डुबोई जाए तो उसके भार में आभासी कमी होती है। यह कमी वस्तु के भार में यह कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव के बराबर होती है। आर्मडीज के सिद्धांत का उपयोग जहाज व पनडुब्बियों के डिजाइन करने में, अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने में, दूध की शुद्धता इसी यंत्र से मापी जाती है, इलेक्ट्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर में इसी सिद्धांत का उपयोग होता है। आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, किसी पदार्थ का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर जल के घनत्व के अनुपात को, किसी पदार्थ का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर जल के घनत्व के अनुपात को आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। घनत्व का मात्रक किलोग्राम बटे मीटर क्यूब, लेकिन आपेक्षिक घनत्व का मात्रक कुछ नहीं होगा, क्योंकि घनत्व का मात्रक कट जाएगा। तो किसी पदार्थ का घनत्व तथा 4 डिग्री सेल्सियस पर जल के घनत्व के अनुपात को हम लोग कहेंगे आपेक्षिक घनत्व। इनका कोई मात्रक नहीं होता। अपेक्षित घनत्व विमाहीन राशि है, जब मात्रक नहीं होगी तब विमा भी नहीं होगी। प्लावन का ह्रास,
जब कोई वस्तु संतुलित अवस्था में तैरती है तो वस्तु द्वारा हटाया गया द्रव का भार वस्तु के भार के बराबर होता है। ठोस का गुरुत्व केंद्र व हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र एक रेखा में होता है। जब कोई वस्तु द्रव में डुबोई जाती है तो वस्तु पर दो बल कार्य करते हैं, एक उत्प्लावन बल ऊपर की ओर, एक वस्तु का भार नीचे की ओर। जब W1 बड़ा होगा W से तब वह वस्तु सतह पर तैरेगी, यानी जब उत्प्लावन बल का मान ज्यादा होगा और भार कम होगा तो बस तैरेगी, बराबर होगा तो डूबती हुई तैरेगी, अगर ज्यादा होगा तो वो डूब जाएगी। वस्तु का देखो, वस्तु का वेट अगर कम होगा जल के वेट से तो भाई ये तैरेगी, बराबर होगा तो डूबती हुई तैरेगी, अगर कम हो ज्यादा होगा तो डूब जाएगी। पास्कल का नियम 1653 ईस्वी में पास्कल ने नियम दिया था। पास्कल के अनुसार यदि किसी बंद पात्र में द्रव हो तो वह सभी दीवारों पर या सभी दिशाओं पर समान दाब डालता है। पास्कल के नियम के अनुप्रयोग हाइड्रोलिक ब्रेक में, हाइड्रोलिक प्रेस में, हाइड्रोलिक लिफ्ट में। अब देखते हैं ओडोम, ये सब देखते हैं मात्रक और बारी बारी से इनको पढ़ते हैं। साथियों, ओडोमीटर क्या होता है? वाहन द्वारा तय की गई दूरी। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापने के लिए, एमीटर विद्युत धारा मापने के लिए, वोल्टमीटर विभवांतर मापने के लिए, अल्टीमीटर ऊंचाई नापने के लिए, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने के लिए, हाइड्रोमीटर द्रव का अपेक्षित घनत्व मापने के लिए और हाइग्रोमीटर द्रव की आर्द्रता मापने के लिए, थर्मामीटर तापमान मापने के लिए, सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता मापने के लिए, पॉलीग्राफ झूठ बोलने का पता लगाने वाली मशीन। ऊष्मा प्रकाश एवं ध्वनि। ऊष्मा हीट, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे किसी वस्तु का गर्म होना प्रतीत होता है। यदि किसी वस्तु से ऊष्मा निकल जाए तो ठंडी प्रतीत होती है। ऊष्मा का मात्रक केस प्रणाली में जूल होता है। अन्य मात्रक कैलोरी, किलो कैलोरी होता है। एक कैलोरी में 4.186 जूल या 4.2 जूल होता है। एक किलो कैलोरी में 4.2 गुणे 10 की घात 3 जूल और एक किलो कैलोरी में 1000 कैलोरी होती है। एक कैलोरी क्या होता है? 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं। जब 1 ग्राम पानी को का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देंगे तो उस समय हमारी 1 कैलोरी ऊष्मा खत्म होगी। 1 किलो कैलोरी 1 किलोग्राम शुद्ध जल के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे 1 किलो कैलोरी कहते हैं। विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है? विशिष्ट ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रा है जो किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के तापमान को बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक जूल बटे किलोग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। तापमापी, तापमान मापने वाले उपकरण को तापमापी कहते हैं, जैसे थर्मामीटर। सेल्सियस पैमाना, इस पैमाने की खोज स्वीडन के वैज्ञानिक सेल्सियस ने की थी। इस पैमाने में हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस से भाप का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक अंकित होता है। यानी जमेगा बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पे और भाप बनेगा 100 डिग्री सेल्सियस पे। इसमें कुल 100 खाने बने होते हैं, प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस का होता है। फ़ारेनहाइट पैमाना का आविष्कार जर्मन के वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट ने किया। इसमें हिमांक बिंदु 32 डिग्री सेल्सियस से भाप बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच 180 खाने होते हैं। माने इसमें जो है जमेगा 32 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस नहीं, यहाँ पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे और भाप बनेगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। रोमर पैमाना या र्यूमर पैमाना इसको कहते हैं। इससे हिमांक 0 डिग्री र्यूमर से भाप बिंदु 80 डिग्री र्यूमर होता है। इसमें कुल 80 खाने होते हैं, यानी बर्फ बनेगा 0 डिग्री र्यूमर पर, भाप बनेगा 80 डिग्री र्यूमर पर। केल्विन पैमाना, इसमें हिमांक बिंदु 273 केल्विन व भाप बिंदु 373 केल्विन होता है। इसमें कुल 100 खाने होते हैं। तो इसमें पानी बने, मतलब बर्फ बनेगा 237 पर और भाप बनेगा 373 पर। सभी चारों पैमानों का संबंध यहाँ पे लिखा गया है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ा, C/5 होगा या -32/9, R/4 और K -273/5, तो इसको ध्यान रखेंगे। ये वही बार बार दिया गया है क्वेश्चनों को चेंज करने का। अब हम लोग देखते हैं ऊष्माधारिता क्या होती है। ऊष्माधारिता किसी वस्तु के तापमान को बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की मात्रा खर्च होती है उसे हम लोग ऊष्माधारिता कहते हैं। ऊष्माधारिता यानी द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्मा।
ऊष्माधारिता का मतलब जूल बटे डिग्री सेल्सियस। जल तुल्यांक, किसी वस्तु के तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा लगती है, यदि कुछ द्रव्यमान जल के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए उतनी ऊष्मा खर्च हो तो उसे जल तुल्यांक कहते हैं। आप देखते हैं गुप्त ऊष्मा क्या होती है। वस्तु की अवस्था परिवर्तन के दौरान जो ऊष्मा अवशोषित होती है उसे हम लोग गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जैसे ठोस से द्रव में बदलने पर आवश्यक ऊष्मा, ठीक, इनको आपस में चेंज करने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा होती है उसको हम लोग गुप्त ऊष्मा कहते हैं। गलन, जब कोई पदार्थ किसी निश्चित ताप पर ठोस अवस्था में से द्रव अवस्था में बदलता है उसको हम लोग गलन कहते हैं। उदाहरण बर्फ या पानी, बर्फ का पानी बनना। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदल जाता है उसे उसका गलनांक, तापमान को गलनांक कहा जाता है। वाष्पीकरण, जब कोई पदार्थ किसी निश्चित ताप पर द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित तो उसे हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे जल का वाष्प में बदलना। वाष्पन क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसमें कोई द्रव धीरे धीरे गैस अवस्था में बदलती है, वाष्पन क्रिया कहलाती है। क्वथनांक, क्वथनांक, वह क्रिया जिसमें द्रव बहुत तेजी से गैस अवस्था में बदलता है उसको हम लोग क्वथनांक कहते हैं। धीरे धीरे वाष्पन, तेजी तेजी से क्वथन, जिस ताप पर कोई द्रव तेजी से गैस अवस्था में बदलता है उसको हम लोग क्वथनांक कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट उसको कहते हैं। ऊर्ध्वपातन, किसी निश्चित ताप पर जब कोई ठोस सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है उसको हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कपूर, नौसादर, नेप्थालीन की बॉल। संघनन, जब कोई पदार्थ गैस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलता है उसको हम संघनन कहते हैं। गैस से द्रव में बदल गया। हिमीकरण, जब कोई पदार्थ किसी ताप पर द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलता है तो उसे हम लोग हिमीकरण कहते हैं। उदाहरण पानी का बर्फ बनना, जिस ताप पर द्रव ठोस अवस्था में बदलता है उसे उस वस्तु का हिमांक कहते हैं। उन्मूलन निक्षेपण, जब कोई गैस ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए तो उसे निक्षेपण कहते हैं। ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसका मात्रक जूल होता है। यह एक अदिश राशि होती है। यांत्रिक ऊर्जा, किसी वस्तु यांत्रिक कार्यों को करने की क्षमता को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी और स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, इसका फार्मूला भी लिखा आप एम डी स्क्वायर, इसका एम जी एच। ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे चलती हुई बस, दौड़ते हुए व्यक्ति में, चलती हुई बस में। स्थितिज ऊर्जा, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण निहित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। चाबी वाली गाड़ी में ऊर्जा भरी जाती है। नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा के दो स्रोत, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वे ऊर्जा स्रोत जो पुनः उपयोग में लाए जा सके, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। वे ऊर्जा स्रोत जो भविष्य में समाप्त न हो, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा आदि। अनवीकरणीय वे स्रोत जो पुनः उपयोग न हो सके अर्थात जिसे भंडार सीमित हो, अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, रसायन ऊर्जा आदि। ऊष्मा की दिशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होती है। ऊष्मा संचरण की विधियां तीन, चालन विधि, संवहन विधि, विकिरण विधि। चालन, कंडक्शन मेथड, वे ऊष्मा का संचरण एक अणु से दूसरे अणु में, दूसरे से तीसरे अणु में इसी प्रकार ऊष्मा का संचरण होता है। उदाहरण लोहे की छड़ का एक सिरा गर्म करने पर धीरे धीरे पूरी छड़ गर्म हो जाती है। संवहन, कन्वेक्शन, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें गर्म अणु ऊपर व ठंडे अणु नीचे ताप की ओर आते जाते रहते हैं तब तक कि तापमान समान न हो जाए, जैसे पानी का उबलना। ठीक, विकिरण, इस विधि में ऊष्मा को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, या विद्युत चुंबकीय तरंगों से हो जाता है। जैसे सूर्य से प्रकाश से ऊष्मा निकलना। प्रकाश, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में सहायक होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। जल में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड या 2.25 लाख किलोमीटर पर सेकंड। कांच में 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड। दीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे सूर्य, मोमबत्ती, बल्ब आदि। अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो इनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, जैसे किताब, मेज आदि। ये तो पहले पढ़ा चुके हैं। प्रकाश के स्रोत, जो वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न करती है प्रकाश स्रोत कहलाती हैं। दो प्रकार के स्रोत होते हैं, प्राकृतिक स्रोत नेचुरल सोर्सेज और कृत्रिम स्रोत। प्रकाश के ऐसे स्रोत जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक स्रोत कहलाते हैं। सूर्य, चंद्रमा, जुगनू, तारे आदि। कृत्रिम स्रोत ऐसे स्रोत जो मानव निर्मित हो, कृत्रिम स्रोत कहलाता है। टॉर्च, लालटेन, बल्ब, मोमबत्ती आदि। प्रकाश के गुण, प्रकाश अगर सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे ज्यादा होती है। प्रकाश का रंग तरंगदैर्घ्य से निर्धारित होता है। प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण, विवर्तन सब होता है। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो उसे प्रकाश का परावर्तन
कहते हैं, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। परावर्तन के नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही बिंदु में स्थित होते हैं और आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। अपवर्तन देखेंगे, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से यहाँ पर विचलित हो जाता है। जैसे विरल से सघन आएगा तो विलंब की ओर झुक जाएगा और सघन से विरल में आएगा तो वो दूर हट जाएगा। इसमें भी दो नियम होते हैं। आपतित किरण, यहाँ पे देखो बताया गया है, विरल से सघन में आएगा तो अविलंब की ओर झुक जाएगा सीधे ना जा करके। और जब अपवर्तन के नियम भी आप लोग देखेंगे, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अविलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं और ये साइन आई बटे साइन आर का एक नियतांक के बराबर होता है। आपतन कोण की जगह साइन आई व अपवर्तन कोण की जगह का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है। इसे स्नेल के नियम भी कहते हैं। अपवर्तन की घटना है, तारों का टिमटिमाना, द्रव में डूबी हुई क्षण का सिरा मुड़ा हुआ प्रतीत होना, द्रव में डूबी मछली का वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर दिखाई देना, सूर्यास्त के बाद सूर्योदय का दिखाई देना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्रांतिक कोण, सबसे पहले देखेंगे क्रांतिक कोण। आपतन कोण का वह मान जिससे अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए। आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण कितना हो जाए, 90 डिग्री, तो उसको हम लोग क्रांतिक कोण कहते हैं। और अगर आपतन कोण का मान और बढ़ाते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आती है जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है तो क्रांतिक कोण कहलाता है। और बढ़ाने पर ये वापस अपने ही माध्यम में लौट जाता है तो इसको हम लोग पूर्ण आंतरिक कहते हैं। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है, प्रकाश की किरण उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। हीरे का चमकना, कांच का टूटे भाग का चमकना, पानी में परागनली का चमकना और ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश का जाना या डाटा का जाना। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, श्वेत प्रकाश का अपने 7 अवयवी रंगों में बढ़ जाना ही वर्ण विक्षेपण कहलाता है। इसकी खोज न्यूटन ने किया था। इसको विबग्योर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। बैजानी है पीनाला, यानी बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इंद्रधनुष बारिश के बाद अपवर्तन परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ वर्ण विक्षेपण की घटना के बाद ये आकृति बनती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का धूल के कणों से टकराकर फैल जाने की घटना प्रकीर्णन कहलाती है। आकाश का नीला रंग दिखाई देना, समुद्र के पानी का नीला दिखाई देना, सूर्योदय सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, ये सब प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकाश का विवर्तन, जब प्रकाश किसी सूक्ष्म छिद्र से गुजरता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, अर्थात थोड़ा हट जाता है। इसी घटना को हम लोग विवर्तन कहते हैं। किनारों से मुड़ जाता है। दर्पण, जब कांच की एक सतह को सिल्वर आग से लेपित कर दिया जाता है तो उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण के प्रकार, एक समतल दर्पण, गोली दर्पण। गोली दर्पण दो प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। समतल दर्पण, दैनिक जीवन में जिस दर्पण का उपयोग किया जाता है वह समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण का प्रतिबिंब सीधा आभासी बनता है। समतल दर्पण से जितनी दूर वस्तु रखते हैं उतनी दूर प्रतिबिंब बनता है, जितना बड़ा होता है उतना बड़ा बनता है। गोली दर्पण में उत्तल दर्पण देखते हैं, ऐसा दर्पण जिसके किनारे के भाग पतले व बीच में उभरे होते हैं, उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब आभासी और छोटा बनता है। अवतल दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका उभरे हुए पृष्ठ पर पालिश होती है, परावर्तन दबे हुए तल से होता है, जिसको हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण छोटा, अवतल दर्पण बड़ा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड में उपयोग किया जाता है, साइड मिरर के रूप में, जिससे पीछे से आती हुई वस्तु को देखा जा सके। अवतल दर्पण का उपयोग नाक, कान, गला आदि के जांच में डॉक्टर अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। टार्च में, गाड़ियों के हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। हम लोग देखते हैं दूर मतलब दृष्टि दोष, दूरदर्शी दोष, निकट दृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता। दूरदर्शी दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं। इसके उपचार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दर्शी दोष में जब किसी वस्तु को दूर मतलब निकट की वस्तुएं दिखाई देती है लेकिन दूर की दिखाई नहीं देती हैं, इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। जरा दूरदर्शी दोष, जब निकट व दूर दोनों की वस्तुएं स्पष्ट ना दिखाई दें तो इसमें दोनों प्रकार के लेंसों का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि पढ़ेंगे, साउंड। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जो तरंगों के कंपन से उत्पन्न होती है। तरंग, यांत्रिक तरंगे, अयांत्रिक तरंगे, मैकेनिकल, अमैकेनिकल। यांत्रिक तरंगे ऐसे तरंगे जो माध्यम द्वारा संचरित होती है, यांत्रिक तरंगे कहलाती है। ध्वनि तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे ऐसी तरंगे जो माध्यम के लंबवत कंपन करती हैं। अनुदैर्ध्य ऐसी तरंगे जो माध्यम के समांतर कंपन करती हैं। अयांत्रिक तरंगे वे तरंगे जिनको माध्यम की आवश्यकता न हो, अयांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। अब यहाँ देखेंगे जो 0 से 20 हर्ट्ज के बीच, इनको हम लोग अश्रव्य तरंगे कहते हैं, इनको हम लोग सुन नहीं सकते। श्रव्य तरंगे, ऑडिएबल वेव्स, इनकी आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। पराश्रव्य 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, जिनको हम सुन नहीं सकते। अवश्रव्य तरंगे वे तरंगे जिनकी आवृत्ति
20 हर्ट्ज से कम हो और श्रव्य तरंगे कहलाते हैं, जिनको मानव नहीं सुन सकता। श्रव्य तरंगों को मानव सुन सकता है, बांसुरी ढोल से निकली हुई ध्वनि। पराश्रव्य जिनको मानव नहीं सुन सकता, चमगादड़, डॉल्फिन, कुत्ते आदि सुन सकते हैं। ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है 0 डिग्री सेल्सियस पे। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है ध्वनि की चाल भी बढ़ती है। यहाँ पे यही चीज बताई गई, कितनी बढ़ती है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। ध्वनि के गुण: प्रबलता: ध्वनि की प्रबलता से आवाज का तेज या धीमा होना प्रतीत होता है। और तीव्रता: किसी एकांक क्षेत्रफल से एक समय में प्रवाहित होने वाली ध्वनि की ऊर्जा उसकी तीव्रता कहलाती है। इसको हम लोग डेसीबल में मापते हैं। तारत्य: ध्वनि के तारत्य से आवाज का मोटा या पतला होना जानते हैं। आवृत्ति: तारत्य अधिक आवाज पतली, आवृत्ति तारत्य कम तो आवाज मोटी। साधारण बातचीत 30 से 40 डेसीबल। WHO के अनुसार मनुष्य 45 डेसीबल की तीव्रता वाली ध्वनि उपयुक्त होती है। और ये आप लोग देख, मैक संख्या: किसी माध्यम में समान ताप व दाब पर वस्तु की चाल व ध्वनि की चाल का अनुपात। वस्तु की चाल और ध्वनि की चाल का अनुपात मैक संख्या कहलाती है। प्रतिध्वनि: जब ध्वनि टकराकर वापस सुनाई देती है तो उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। इको कहा जाता है। अगर इको ना आए तो 17 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए वस्तु। आवृत्ति: कंपन करने वाली वस्तु में 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसे एन या स्मॉल एफ से व्यक्त करते हैं। फ्रीक्वेंसी: आवृत्ति आवर्तकाल के मतलब उल्टा होती है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज या प्रति सेकंड होता है। आवर्तकाल: एक कंपन में लगने वाले समय को आवर्तकाल कहा जाता है। इसका मात्रक सेकंड होता है। कंपन करने वाली वस्तु के माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मीटर होता है। अब साथियों वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट में लेकर आऊँगा, पार्ट 2 में। आप सभी लोग चैनल से जुड़े रहें, नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।